जोहार दोस्तों, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग आज झारखंड होमगार्ड परीक्षा या बहाली 2025 के विज्ञान के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को करेंगे। दोस्तों, मैं दिल्लू सर आपके साथ इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों, तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बी H2O वाटर, O2 ऑक्सीजन और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो देखते हैं, तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है H2O है ना। आइए देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु, है ना, और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? अब ये बताइए कि मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग जो होता है लाल क्यों होता है। ऑप्शन हमारे पास है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी लवण के कारण, ऑप्शन सी ग्लूकोज के कारण, ऑप्शन डी प्रोटीन के कारण। तो आइए जानते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों। आइए देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। तो मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में भेजता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन जो है हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आइए देखते हैं दोस्तों कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कौन सा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन है, हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा। आइए देखते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है दोस्तों, है कि नहीं। चलिए, तो इस नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है लगभग 78%, 78% होता है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कहा जाए तो ये वायुमंडल में 21% पाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो 0.036 पाया जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूछ रहा है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना होता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय जो है कितने कक्षों का बना होता है। ऑप्शन हमारे पास स्क्रीन पर, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना होता है। तो आइए जानते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मनुष्य का हृदय 4 कक्षों का बना होता है। 2 ऊपरी कक्षों को जिसे आलिंद या एट्रिया कहा जाता है, और 2 निचले कक्षों का कक्षों को निलय यानी वेंट्रिकल्स कहा जाता है ना। यानी 2 ऊपरी कक्षों का जिसको क्या कहा जाता है, आलिंद, और दूसरे को वेंट्रिकल्स यानी नीलय कहा जाता है, नीलय। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 चेंबर का बना होता है। यदि मगरमच्छ एक अपवाद है जिसमें पक्षियों और स्तनधारियों की तरह 4 कक्षीय हृदय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, गर्मी से ठंडा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज वाष्पीकरण, सेकंड संघनन, सी उबालना, और डी ऑप्शन जो है गलन गलन। यानी आपको इसमें से बताना है कि करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा। गर्मी से ठंडा होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो गर्मी से ठंडा होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जब कोई तरल पदार्थ गर्मी के कारण गैस में बदलता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं, और इस प्रक्रिया में गर्मी का उपयोग होता है जिससे वस्तु ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाष्पीकरण इज द करेक्ट आंसर। यदि दूसरे ऑप्शन को देखा जाए तो संघनन की बात किया जाए तो यह वाष्पीकरण के विपरीत
प्रक्रिया है जिसमें गैस जैसे कि जल वाष्प ठंडी होकर तरल में बदल जाता है। ठीक है। फिर तीसरे ऑप्शन की बात किया जाए, उबालना यानी बॉइलिंग, यह एक प्रकार का वाष्पीकरण है जो निश्चित तापमान पर होता है जिसे क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद गलन गलन यानी मेल्टिंग, यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ जैसे कि बर्फ गर्मी पाकर तरल में बदल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूछ रहा है हमारे स्क्रीन पर, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है ना। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? हमारे पास ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन ओम, सी एम्पियर और डी वाट। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, है ना। तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक या इकाई जो होता है एम्पियर होता है दोस्तों। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी यानी एम्पियर हो जाएगा, है ना। तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक या इकाई जो है एम्पियर होगा, जिसे ए से डिनोट किया जाता है ना। ए से डिनोट किया जाता है। एम्पियर विद्युत धारा को मापने की एक मानक इकाई है और इसे 1 कूलोम प्रति सेकेंड के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एम्पियर, यानी विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है ना। पूछ रहा है सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है क्या है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, रासायनिक अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, या ऑप्शन डी दहन है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन, है ना, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट सही उत्तर है दोस्तों। यानी सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन है ना। तो नाभिकीय संलयन जो होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 हल्के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन एक साथ जुड़कर एक भारी परमाणु जैसे हीलियम बनाते हैं, है ना। तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमसे पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है ना। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये बराबर पूछा जाता है ऐसी क्वेश्चन, है ना। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन इज फीमर, सेकेंड ऑप्शन इज ह्यूमरस, ऑप्शन सी इज टिबिया, ऑप्शन डी इज
रेडियस, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, है ना। तो देखते हैं। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर को कहा जाता है कि नहीं। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है, जिसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। यह हड्डी कूल्हे से लेकर घुटने तक फैली होती है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी है दोस्तों। तथा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, जो कान के अंदर मध्य कान में स्थित होती है, सबसे छोटी। ये भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त पूछता है दोस्तों कि सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो ये कान में पाया जाता है, कान के मध्य कक्ष में स्थित होती है, जिसको क्या कहा जाता है, स्टेप्स कहा जाता है। स्टेप्स कहा जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो है फीमर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछ रहा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है कि नहीं। तो देखते हैं। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम। अब आपको ये बताना है कि सबसे हल्की धातु जो है कौन सी होती है कि नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, है ना। तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है दोस्तों, है कि नहीं। देखिए, लिथियम सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। लिथियम इतना हल्का है कि यह पानी पर तैर सकता है। इसका उपयोग बैटरी, स्नेहक तथा सिरेमिक में किया जाता है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लिथियम। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 जो है पूछ रहा है, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड नाइट्रोजन और डी ऑप्शन जो है मैग्नीशियम, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, पौधे जो होते हैं, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं दोस्तों। और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन यानी शर्करा बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये पूछ रहा है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। तो दूध से घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया होती है ना। तो ऑप्शन है निस्यंदन, बी है केंद्रन, सी आसवन और डी अवसादन। तो आइए देखते हैं। तो दूध से घी बनाने में जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों। हमारी जो प्रक्रिया होती है केंद्रन के द्वारा, यानी दूध से घी बनाने में केंद्रन की प्रक्रिया होती है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, केंद्रन। केंद्रन ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वो ऑप्शन बी यानी केंद्रन की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो है पूछ रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है ना। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना पाया जाता है कि नहीं। तो देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यदि सेल्सियस में बात किया जाए तो मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसी को यदि 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी को फ़ारेनहाइट में किया जाता है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। यह तापमान शरीर में अंदरूनी अंगों का होता है और इसे मापने के लिए एक डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। थर्मामीटर के द्वारा मानव शरीर के सामान्य तापमान को मापने का यूज किया जाता है। किसके द्वारा? थर्मामीटर के द्वारा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है पूछ रहा है हमारे स्क्रीन पर, ओजोन किसका रूप है ना। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, है ना। तो ओजोन इसमें से जो दिया हुआ है निम्नलिखित में किसका रूप है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन हो जाएगा। तो ओजोन, ओजोन का जो परत होता है, ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है। किसका रूप है? ऑक्सीजन का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है ना। तो ओजोन का, ओजोन
ऑक्सीजन का एक रूप है। यह 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है ना। यह 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक क्या है, एक अणु है, जिसे रासायनिक रूप से O3 है ना, O3 द्वारा दर्शाया जाता है। ओजोन की परत हानिकारक अल्ट्रावायोलेट किरणों से बचाता है ना, यानी पराबैंगनी किरणों से हमें यह बचाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ओजोन किसका रूप है, ऑक्सीजन का रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है पूछ रहा है हमसे हमारे स्क्रीन पर, पानी का जो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का जो बिंदु होता है वो कितना होता है ना। तो पानी का जो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कितना होगा। ऑप्शन जो है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पानी का जो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी का क्वथनांक वह तापमान होता है, ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर पानी उबलना शुरू होता है और तरल से गैसीय अवस्था यानी भाप में बदल जाता है। यह तापमान वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पानी का जो क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो पूछ रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे स्क्रीन पर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, एल्युमिनियम, तांबा, टंगस्टन, लोहा। अब इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी टंगस्टन धातु का बना होता है दोस्तों। टंगस्टन का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, जिसे उच्च तापमान पर भी पिघलता नहीं है और प्रकाश उत्पन्न करता है दोस्तों। जैसे बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट का यूज़ किया जाता है और वो हमें क्या देता है, ऊर्जा के रूप में रोशनी देता है दोस्तों, है कि नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा टंगस्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आइए देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, है ना, मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर 202, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 208, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बताने का कोशिश करें दोस्तों। तो बताते चलें कि एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती है दोस्तों, है ना, 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं,
है ना। जन्म के समय शिशुओं में जो है 270 से 300 तक हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे वयस्क होने पर 206 हड्डियां रह जाती है दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, मानव शरीर में 206 हड्डियां, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है पूछ रहा है हमसे, आइए देखते हैं क्या पूछता है। तो देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है ना। डीएनए डीएनए है ना, डीएनए का जो पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, बी ऑप्शन है डाई नाइट्रोजन अम्ल, ऑप्शन सी डाई हाइड्रोजन अम्ल, और डी ऑप्शन जो है डबल न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, डीएनए का जो पूरा नाम होता है ऑप्शन ए इज करेक्ट, है कि नहीं, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, है ना। तो डीएनए अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से बच्चों तक वंशानुगत सामग्री या आनुवांशिक निर्देशों के संचरण और संवहन के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो पूछ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि ये आपका होमगार्ड के परीक्षा में ज़रूर आएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये पूछ रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, है ना। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है किसे कहा जाता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, है ना। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों, तो बताइए। तो आइए देखते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है ना। और ये इसका जो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहा जाता है। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो सभी गणनाओं और निर्देशों को संसाधित करता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्या पूछ रहा है हमसे, आइए देखते हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम क्या है। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम क्या है। और ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल, है ना। तो देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है,
है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बुध यानी मरकरी, मरकरी जो सूर्य के चारों ओर सबसे तेजी से घूमता है दोस्तों। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है ना। बुध जो होता है सूर्य से लगभग 36 मिलियन मील यानी 58 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम बुध यानी मरकरी है दोस्तों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, तो आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक होने की स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक होने की स्थिति को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपोग्लाइसीमिया, सेकेंड ऑप्शन इज हाइपरग्लाइसीमिया, सी एनीमिया और डी जो है ल्यूकेमिया, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपको बताना है। चलिए तो देखते हैं। रक्त में शर्करा यानी शुगर की मात्रा अधिक होने की स्थिति को हाइपर मीन्स उच्च होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, है ना। तो हाइपरग्लाइसीमिया या उच्च रक्त शर्करा कहा जाता है। यह स्थिति तब होती है जब हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। सामान्य से अधिक हो जाना हाइपर, है ना। तो इसको ही क्या कहा जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक होने की स्थिति को ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट यानी हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो इसी के साथ आज का यह इम्पोर्टेंट सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए सेशन के साथ। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं दोस्तों, जिसमें हमें ऊर्जा मिलती है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो थंबनेल को ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नए अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, जोहार।